नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र में पार्ट 2 लेकर आए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पार्ट का नाम भी है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दोस्तों ऐसे क्षेत्रक तो 5 हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। लेकिन आपके जो सिलेबस में है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का वर्णन है। फिलहाल हम आपको 5 क्षेत्रक के बारे में बता देंगे ना। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मतलब मनुष्य क्या होता है, मनुष्य जो होता है कौन कौन सी क्रियाएं करता है और क्रियाओं के आधार पर मनुष्यों को बांटा गया है ना। क्रियाओं के आधार पे, व्यक्तियों के कामों के आधार पे उनको कई 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सॉरी आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्रियाएं क्या होती है, मनुष्य द्वारा किए गए कार्य ही क्रियाएं कहलाता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। लेकिन दोस्तों इसके पहले हम आपको ये बता दें, जितनी मेहनत, जैसे आपको पता है कि परीक्षा का डेट आ गया है, लगभग 16 फरवरी से आपका एग्जाम है ना। तो आपके लिए जितनी मेहनत हम करें बस उतनी मेहनत आप अपने लिए करिए, और वाकई आप बहुत शिखर पर जाएंगे। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि 90% पार, वो एकदम सफल हो जाएगा। तो आप उतनी मेहनत करिए, जितनी मेहनत हम आपके लिए करें उतनी मेहनत आप अपने लिए करिए। तो चलिए देखते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मानव द्वारा की गई वह क्रियाएं जिसके माध्यम से वह जीवन निर्वाह और के साथ साथ आय की भी प्राप्ति करे, मतलब वह अपने जीवन का निर्वाह भी करे, उसका जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे और साथ ही साथ उसे इनकम प्राप्त हो, मतलब पैसे की प्राप्ति हो, आय प्राप्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं ना। एक बात फिर से समझिए कि मानव द्वारा वह क्रिया है जिसके माध्यम से वह अपना जीवन निर्वाह करे और अपनी आय में वृद्धि करे, उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं ना। आर्थिक क्रियाओं को दोस्तों, मानव द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। मानव द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया ना, चतुर्थक और पंचम क्रिया होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तक ही है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक क्रिया है ऐसी क्रिया है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, ऐसी क्रिया है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती हैं। मतलब जो प्राथमिक क्रिया होती है दोस्तों, उसमें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आप कम पढ़े लिखे रहेंगे भी तो भी आप इस क्रिया के द्वारा इसमें कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्रिया कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन दोस्तों, जैसे जैसे आपका आ जाता है कृषि कार्य ना। कृषि में जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है किसके द्वारा प्राप्त होती है, कृषि में जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वह हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। पशुपालन, पशु किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन ना, खनन का मतलब जो दोस्तों जहां से हमें खनिज पदार्थ निकालते हैं, खुदाई करके जहां से खनिज पदार्थ निकाला जाता है वे खनन। पशुचारण, वन कटाई, क्योंकि वन को हम काटने का जो कार्य करते हैं वन का है, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त है हमें ना। ये सारी कार्य हमें प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जिसमें प्रकृति का सहयोग हो, वे सब किस कार्य में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर जो कार्य किए जाए उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और प्राथमिक क्रिया में कार्य करने वाले लोगों को दोस्तों, प्राथमिक क्रिया में कार्य करने वाले लोगों को लाल काला श्रमिक कहा जाता है। इससे प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, लाल काला श्रमिक किसे कहते हैं। तो ये लोग जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो ना, प्राथमिक क्रिया में कार्य करते हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, लाल काला श्रमिक कहेंगे। इसमें ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस क्रिया में कार्य करके, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि यह पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, प्रकृति पर डिपेंड होता है ना। जैसे देखिए आप खनन देखिए, खनन कहां पे डिपेंड होता है, खनन प्रकृति द्वारा, खनिज हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं ना। तो वैसे पशुचारण, वन कटाई, वन हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं। तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न संसाधनों पर जो भी क्रियाएं हम करें वे सब प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, द्वितीय क्रिया क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले हम जान लें द्वितीय क्रिया में हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है पुनर्निर्माण, मतलब जैसे प्रकृति द्वारा कोई चीज हमें प्राप्त होती है, जैसे हम मान लेते हैं, कपास ना। कपास क्या होता है, कपास हमें प्रकृति द्वारा, जैसे कृषि है तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होगी। कपास से अगर हमने क्या किया, सूती वस्त्र बना लिया,
कपास से अगर हमने क्या बना लिया, सूती वस्त्र बना लिया, तो इसका हमने निर्माण किया, विनिर्माण मतलब पुनः निर्माण किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्वितीय क्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक क्रियाओं से प्राप्त ना, प्रकृति से प्राप्त वे क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से ना गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। प्राकृतिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे हम देखते हैं गन्ना क्या है, कृषि है, कृषि के अंतर्गत आता है और यह हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है ना, हम उसकी खेती करते हैं, प्रकृति की देन है, उसकी उपज होती है। तो गन्ने से अगर हम क्या करेंगे, विनिर्माण करेंगे, गन्ने से हमने क्या बना लिया, चीनी बना लिया, यह कौन सी क्रिया हो गई, द्वितीय क्रिया हो गई। दोस्तों प्राथमिक क्रिया गन्ना है, लेकिन गन्ने से हमने विनिर्माण करके क्या बना लिया, चीनी बना लिया, तो चीनी ये क्या हो गई, हमारी द्वितीय क्रिया हो गई। जैसे लकड़ी हमें कहां से प्राप्त होती है, लकड़ी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है ना, प्रकृति प्रदत्त है। तो लकड़ी से हमने क्या किया, मेज बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, या ये देखो जो बोर्ड बना है ये भी लकड़ी से ही बना है, इसका हमने विनिर्माण किया है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्वितीय क्रिया हो जाएगी। यानी जिस पर हम विनिर्माण का कार्य करें वो कौन सी हो जाएगी, हमारी द्वितीय क्रिया हो जाएगी। जैसे कपास से हमने बता दिया, कपास से हम क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं, यह हमारा क्या हुआ, द्वितीय क्रिया हो गई ना। अगर हम देखें तो जो प्राथमिक क्रिया होती है उसमें कम लागत लगती है ना, प्राथमिक क्रिया में कम लागत लगती है, लेकिन द्वितीय क्रिया में हमें कम ज्यादा लागत लगती है। अगर हम पेड़ खरीदने जाएंगे तो हमें सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें पेड़ से बनी कोई वस्तु खरीदने जाएंगे, चाहे मेज हुआ, चाहे कुर्सी हुआ, चाहे टेबल हुआ, चाहे दरवाजा हुआ, जो भी हम पेड़ से बने जो जिसका विनिर्माण हो गया उसको खरीदने जाएंगे, वह वस्तु हमें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। हमारा कहने का मतलब यह है, प्राथमिक क्रिया में, प्राथमिक क्षेत्र में जो हम कार्य करेंगे उसकी कीमत कम रहेगी, उसके बाद जब हम उसी को द्वितीय क्रिया में प्रयोग कर लेंगे, उसका विनिर्माण करके एक दूसरी वस्तु का निर्माण कर देंगे, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप हमें यह बताइए, प्राथमिक क्रिया में कार्य करने वाले को ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या द्वितीय क्रिया, स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता हमें किसमें होगी, द्वितीय क्रिया में होगी। जैसे अगर हम देखते हैं कि मिट्टी क्या है, प्राथमिक क्रिया है, लेकिन मिट्टी से अगर हम ईंट बना लें और ईंट से एक घर का निर्माण कर दें, यह क्या हो जाएगा, हमारा द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। तो घर का निर्माण करने के लिए जो हमारे यहाँ राजगीर वगैरह होते हैं, जो काम करते हैं, वे आम लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तभी तो घर का निर्माण करते हैं। क्या सबके बस की बात है कि कोई घर का निर्माण कर देगा, नहीं ना, तो उसको उनसे ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता है। तो हमारे ख्याल से द्वितीय क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय क्रिया का संबंध किससे है दोस्तों, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब ही होता है पुनर्निर्माण ना, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तुओं को पुनर्निर्माण करके कोई नई वस्तु बना ले, तो वह नई वस्तु क्या हो जाएगी, द्वितीय क्रिया में बदल जाएगी ना। इसमें कार्य करने वाले श्रमिक को नीला काला श्रमिक कहा जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन्हें लाल काला श्रमिक कहा जाता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें नीला काला श्रमिक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं या अल्प विकसित लोग होते हैं, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करेंगे वह विकसित लोग होते हैं ना। लेकिन तृतीय क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो और विकसित हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र पहले आप समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि कपास से हमने सूती वस्त्र बना लिया ना, कपास क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है क्योंकि प्रकृति द्वारा प्राप्त है, लेकिन हमने इसका विनिर्माण किया, विनिर्माण करके हमने सूती वस्त्र बना लिया, यह क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। लेकिन सूती वस्त्र बना के हम करेंगे क्या, अगर उसका हम अधिक उत्पादन कर लेंगे, सूती वस्त्र का अधिक निर्माण कर लिए, तो उसको हमें तो बेचना भी रहेगा ना। तो सूती वस्त्र का व्यापार जब करेंगे, व्यापार करना ना, सूती वस्त्र का जब हम व्यापार करेंगे तो व्यापार जो होगा वह तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा। हमारी बात आपको समझ में आई। जैसे हमने क्या किया, गन्ने की खेती की, गन्ने से हमने चीनी बनाया, और चीनी जब बना के हम रखेंगे क्या, उसका तो व्यापार ही करेंगे ना। जब हमने उसका व्यापार किया तो व्यापार करना किस क्षेत्र में चला जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा। यानी तृतीय क्षेत्र में हम व्यापार और सेवाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए हम तृतीय क्षेत्र देखते हैं। हमारे ख्याल से प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, और जो द्वितीय क्षेत्र होता है वह प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होती है। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करता है या द्वितीय क्रिया होती है, या पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होती है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रिया पर ही डिपेंड होती है ना। क्योंकि अगर हमें कपास नहीं रहेगा तो हम सूती वस्त्र का निर्माण नहीं करेंगे, अगर लकड़ी नहीं रहेगी तो हम मेज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, गन्ने नहीं रहेगा तो हम चीनी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जो द्वितीय क्षेत्र है पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा।
अब हम तृतीय क्षेत्रक की बात करें। तृतीय क्षेत्रक में ये वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है ना। तृतीय क्षेत्रक में वो क्रियाएं की जाती है जिनके द्वारा समाज को हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसका संबंध व्यापार से है दोस्तों, और नौकरी से भी है, नौकरी से भी है। जैसे व्यापार ना, व्यापार से भी हम दूसरे की मदद करते हैं, एक स्थान से वस्तुओं को दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं, या जिसकी जरूरत होती है उसी को पहुंचाते हैं ना। और उसके बाद परिवहन, परिवहन के माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे जो कार्य होते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित कार्य किस क्षेत्रक में आते हैं? तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। इस क्रिया का संबंध सेवा क्षेत्र से है ना, मतलब हम क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे की वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे। ये सारे क्षेत्र किसमें आते हैं दोस्तों? तृतीय क्षेत्रक में आते हैं ना। इसमें कार्य करने वाले श्रमिक को सफेद काला श्रमिक कहा जाता है। तृतीय क्षेत्रक में कार्य करने वाले श्रमिक को क्या कहा जाता है दोस्तों? सफेद काला श्रमिक कहा जाता है। अब आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर हमें यह जानना है कि प्राथमिक क्षेत्रक में जो कार्य करते हैं वो कृषि पर डिपेंड होते हैं। और आपको पता है कृषि के अंतर्गत केवल खेती करना नहीं आता, कृषि के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन होंगे उस पर अगर हम कार्य करेंगे तो कृषि के अंतर्गत ही आता है। मछली पालन, मुर्गी पालन ना, ये सारी जो आते हैं ये सारे आपके कृषि के अंतर्गत ही आ जाते हैं ना। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर डिपेंड होता है, इसमें कार्य करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण पर होता है, जो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है? प्राकृतिक क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है ना। इसमें कार्य करने वाले श्रमिक को नीला काला श्रमिक कहा जाता है। जो तीसरा क्षेत्रक है यह किस पर डिपेंड है? व्यापार, सेवा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर डिपेंड है ना। इसमें कार्य करने वाला सेवा क्षेत्र पर, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र, और इसमें कार्य करने वाले श्रमिक को सफेद काला श्रमिक कहा जाता है। अब आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे कम ज्ञान की आवश्यकता है ना, अल्प विकसित लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में, लेकिन द्वितीय क्षेत्रक में करने के लिए आपको थोड़ा और विकसित बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप तृतीय क्षेत्रक में जाएंगे, तृतीय क्षेत्रक में कार्य करने के लिए आपको और विकसित होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्तियों का लेवल बढ़ जा रहा है, और जैसे जैसे व्यक्तियों का लेवल बढ़ जा रहा है वैसे वैसे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। तो तीन क्षेत्रक जो आपके सिलेबस में है, हम आपको चतुर्थ और पांचवा क्षेत्रक भी बता देते हैं, चौथा और पांचवा क्षेत्रक भी बता देते हैं दोस्तों। देखिए चतुर्थ क्षेत्रक में जो होता है, मिटा दे इसको मिटा देते हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक था, प्राथमिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्रिया, और ये आपकी द्वितीय क्षेत्रक या द्वितीय क्रिया, ये आपका तृतीयक है। हम आपको बात कर रहे हैं चतुर्थ क्षेत्रक की। चतुर्थ क्षेत्रक में ना, देखिए चतुर्थ क्षेत्रक में लेवल और व्यक्तियों का लेवल और बढ़ जाता है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं कौन? डॉक्टर और इंजीनियर ना, ये चतुर्थ क्षेत्रक में आते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। और इसमें कार्य करने वाले लोग कौन से श्रमिक होते हैं? गुलाबी कॉलर श्रमिक होते हैं, गुलाबी कॉलर श्रमिक होते हैं ना। पहले लाल काला श्रमिक, दूसरे क्षेत्रक में नीला काला श्रमिक, तीसरे क्षेत्रक में सफेद काला श्रमिक, और चौथे क्षेत्रक में होते हैं दोस्तों गुलाबी कॉलर श्रमिक। अगर हम पांचवें की बात करें, पंचम क्षेत्रक में जो आते हैं, पंचम क्षेत्रक में जो आते हैं, पंचम क्षेत्रक, इसमें जो आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं मुख्य रूप से आते हैं वैज्ञानिक। कौन आते हैं? वैज्ञानिक। और इनका कार्य मतलब इनमें कार्य करने वाले लोगों को स्वर्ण कालर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण कालर श्रमिक कहा जाता है। अब आपने देखा प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का जिसका संबंध किससे है? कृषि से है। इसमें कार्य करने वाले लोगों को लाल काला श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जिसका संबंध किससे है? विनिर्माण से है। और इसमें कार्य करने वाले लोगों को नीला काला श्रमिक कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र जिसका संबंध किससे है? व्यापार एवं सेवा से है ना, व्यापार एवं सेवा से। इसमें कार्य करने वाले लोगों को सफेद काला श्रमिक कहा जाता है। चौथा क्षेत्र जो होता है दोस्तों, इसमें डॉक्टर और इंजीनियर से है। इसमें कार्य करने वाले लोगों को गुलाबी काला श्रमिक कहा जाता है।
पंचम क्षेत्रक का संबंध किससे है? वैज्ञानिक से है, और इसमें कार्य करने वाले लोगों को स्वर्णकालीन श्रमिक कहा जाता है ना। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम क्षेत्रक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल आरजी लाइफलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।